गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। चलो अभी 2 मिनट और दे रहा हूँ, बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं और फिर आज का ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे। मेरी वॉइस वगैरह ठीक आ रही है, पिक्चर क्वालिटी ठीक है? एक बार ये क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, परफेक्ट। वॉइस कम तो नहीं है? कानों में मिट्टी तो नहीं पड़ी हुई? नहीं, 10 बजे से क्लास रहेगी क्योंकि क्या है ना, केमिस्ट्री के कई और टीचर सिंक में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास का टाइमिंग 10 बजे से ही रहेगा। तो थोड़ी लो है। ओके, बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। अभी ठीक हो गई होगी, फिर कान फटने लगेंगे भाई, सर दर्द ना हो जाए तुम्हें मेरी आवाज़ सुनते सुनते। अब ठीक हो गई होगी। ओके। तो अब देखो, आज का ओरिएंटेशन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओरिएंटेशन के अंदर बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए। तो बेसिकली मॉन्स्टर से आपकी लड़ाई होने जा रही है, फिजिक्स के मॉन्स्टर से, ठीक है ना। 25 का पेपर बिल्कुल मॉन्स्टर पेपर था, तो उससे लड़ने का हमारा पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए। तो 26 का होल ईयर प्रोग्राम यानी रोड मैप टू बीट दिस मॉन्स्टर, वो क्या होना चाहिए और जिसको पूरे साल आप डेडिकेशन के साथ फॉलो करोगे, वो आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इस रोड मैप से मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा कि आपको कैसे काम करना है, प्रॉब्लम लगाने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। तो A to Z सारी की सारी जो चीज़ें होंगी, ठीक है ना, सारी की सारी जो चीज़ें जो A to Z आपको फॉलो करनी चाहिए, जो भी बेसिक आपके डाउट होंगे, ठीक है ना, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आज। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना, देखो बहुत सारे बच्चे एक्चुअली में नीट 2025 के पेपर के बाद ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको 26 की प्रिपरेशन करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहला तो यही डिसीजन लेना बहुत कठिन है। तो मेरा कहना ये है कि ये एक सरप्राइज अटैक था आपके ऊपर, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होते इस अटैक के लिए, ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पर रिएक्ट कर पाते और आपका रिजल्ट भी अच्छा आता और आप शायद 25 के अंदर बहुत अच्छी रैंक लेकर के भी आते। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो हैं अभी, तो अभी 650 तक मेरे पास बच्चों ने बताया है उनके मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो 650 इज़ वेरी गुड स्कोर और मेरे हिसाब से अच्छी खासी रैंक आ जानी चाहिए। तो लैग तो नहीं होना चाहिए, लैग वैग तो नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है भाई। तुम्हारा इंटरनेट देख लो, स्वास्थ्य। ओके। सो पॉइंट ये है कि प्रिपरेशन की राइट डायरेक्शन क्या होगी हमारी 25 की। अभी तक हम क्या था, बहुत लाइटली लेते हुए चल रहे थे नीट को, ठीक है ना। आपको अगर नहीं सर हम तो नहीं लाइटली लेते हुए चल रहे थे, हम तो सारी चीज़ें कर रहे थे, बट आपको भी अंदर से पता है
आपको अगर कोई अच्छे लेवल की चीज़ कराई जाती, ठीक है ना, या कोई बड़ा प्रॉब्लम कराया जाता, तो आपका मेंटली इस तरीके से फोकस रहता कि यार इतने लेवल का तो नीट के अंदर आता नहीं है प्रॉब्लम, हम एक काम करते हैं बेसिक लेवल का कर लेते हैं। तो वो मेंटल लेवल आपका, या ऐसे बोला जाए मेंटल टफनेस आपकी उस लेवल की नहीं थी जो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, ठीक है ना। पॉइंट ये था, और कोई भी नहीं कर रहा था। रीजन भी कि 5-6 साल से नीट का पेपर आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था किस तरीके का आ रहा था, सब उसी मोड पे प्रिपरेशन करते हुए चल रहे थे। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम किए, बट एक वो होता है ना कि यार लड़ाई लड़नी है, आप एक्चुअली में सामने कैसा है उसके हिसाब से अपने हथियार रेडी रखने हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें रेडी रखनी है। वो जैसे इंडिया पाकिस्तान वाला हाल हो गया, ब्रह्मोस रेडी रखनी थी, ठीक है ना, वो रेडी रही नहीं। हम तो समझे कि यार आएंगे और दे मारेंगे बम उठा करके, अपना नीट वीट का एग्जाम जो होगा वो निकल जाएगा। तो ये सिनेरियो हम लोग लेते हुए चल रहे थे। तो अब फाइनली इस मॉन्स्टर से लड़ने का हमारा तरीका क्या रहेगा? तो देखो, क्या खाली टेक्स्ट बुक हमारे लिए इनफ है? पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करते हैं। क्या खाली एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए इनफ है? क्या हमारा खाली टेक्स्ट बुक पढ़ने से काम चल जाएगा? तो मैं एक एक चीज का आपको जवाब देते हुए चले जा रहा हूं। तो क्या आप कोई भी बुक, मान लो मैंने बोल दिया खाली डीसी पांडे पढ़ लो, ठीक है ना, खाली डीसी पांडे पढ़ लो उससे काम चल जाएगा, खाली एनसीईआरटी पढ़ लो उससे काम चल जाएगा? तो नहीं, अब खाली आपका टेक्स्ट बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम लगा लें क्या? तो प्रॉब्लम लगाने से हमारा काम चल जाएगा कि यार एक काम करते हैं सर, बहुत सारा मटेरियल बढ़ा हुआ है तो हम खाली प्रॉब्लम लगा लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम भी आ रहे हैं तो विथ ट्विस्ट आ रहे हैं। तो खाली प्रॉब्लम लगाने से हमारा काम भी डायरेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो तीसरी चीज अब इसके बाद आती है, तो सर करे क्या? खाली लेक्चर्स देख लेते हैं, इससे भी हमारा काम चल जाएगा क्या? नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं मतलब मैंने बोला तो नहीं आज तक कभी, पर बहुत सारे जो हैं गलत रास्ता भी ले लेते हैं, कई चले जाते हैं टेलीग्राम की तरफ, ठीक है ना, कि वहां पर हमें लेक्चर्स मिल रहे हैं, हम तो वहीं से काम चल। भाई देखो, नीट की तैयारी, ठीक है ना, सच्चे मन से होगी, ईमानदारी से होगी। आपका अगर पहला कदम ही गलत हो गया, चोरी चकारी की तरफ अगर आप चले गए, मेरे हिसाब से तो वो रास्ता बिल्कुल गलत है। आपको वो रास्ता कभी भी किसी भी तरीके से सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो कोई भी, ठीक है ना, जो अननेसेसरी, मतलब मेरे पास आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई आपको ये बोले कि केमिस्ट्री के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बायो के लिए ये कर लो, भाई मत जाना, ठीक है ना। आप अपने से तैयारी कर लो, पर ईमानदारी से करो। तो पहली नेसेसरी स्टेप आपकी तैयारी की होनी चाहिए, आपकी ईमानदारी, ठीक है ना। अगर आप ईमानदार नहीं हो, ठीक है ना, अगर आप इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस में पड़ोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 26 के अंदर नहीं होने जा रहा, ठीक है ना। अगर आपको 26 में सिलेक्शन चाहिए तो योर फर्स्ट स्टेप इज ईमानदारी, ठीक है ना। अगर आप में वो नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका पहला स्टेप ही गलत हो जाएगा। तो सिलेक्ट द राइट पाथ, ठीक है ना, आपको राइट पाथ सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि सर एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है ना, कि किस हिसाब से हम इस साल तैयारी करें कि हमारे फिजिक्स के अंदर भी अच्छे स्कोर आ जाए, केमिस्ट्री और बायो में हम अच्छा स्कोर ले आए, ओवरऑल हमारा सिलेक्शन एक अच्छी रैंक के साथ हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। तो देखो, किसी भी मॉन्स्टर, फिजिक्स नाम का ये जो मॉन्स्टर है ना, इसको बीट करने का भी एक तरीका है। हर मॉन्स्टर की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। तो इस मॉन्स्टर की कमजोरी है, ठीक है ना, इस मॉन्स्टर की कमजोरी है नॉलेज, प्रैक्टिस और मेंटल टफनेस, ठीक है ना। नॉलेज, प्रैक्टिस और मेंटल टफनेस। तो अगर आप सही से नॉलेज गेन करते हो विद प्रॉपर पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है इस साल, बिना पेशेंस के आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। प्रॉपर नॉलेज आप गेन करते हो, सही डायरेक्शन में अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, और आपकी मेंटल टफनेस, मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, मेंटल टफनेस आपकी स्ट्रांग है, देन डेफिनेटली आप नीट 2026 में फिजिक्स के मॉन्स्टर को बीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मॉन्स्टर को आप डिफीट कर सकते हो, मॉन्स्टर आपके सामने नहीं टिकेगा। सर नॉलेज कहां से गेन करें, प्रैक्टिस कैसे करें, और हमारी मेंटल टफनेस कैसे स्ट्रांग होगी? ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, हो सकता है ज्ञान लगेगी, सर ज्ञान दे रहे हो पहले क्लास के अंदर, बट ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप वो बच्चे, ठीक है ना, आपको कोई भी बहला दे फुसला दे, आप उस डायरेक्शन में निकल जाते हो कि एक काम करो, किसी ने बोल दिया कि 4 सवाल ये वाले टफ कर लो, बढ़िया काम चल जाएगा, आप वो करने बैठ गए। तो एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट, मेरी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिन पॉइंट करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ें फॉलो करनी है, इस डायरेक्शन में नहीं जाना, ठीक है ना। तो आप ये बात मानोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी का जो पेपर है 26 का एग्जैक्टली
सीबीएसई और एम्स का मिक्सचर है। तो अब एम्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस हर किसी के पास तो है नहीं। ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर जो पुराने पुराने टीचर है उन्हीं के पास है एम्स के अंदर कैसे रैंक निकालनी है। एम्स के अंदर सेकंड रैंक थर्ड रैंक तक मैंने निकाली हुई है, तो कैसे रैंक निकालनी है, एम्स के बच्चों को कैसे लेते हुए चलना है सीबीएसई के बच्चों के साथ, ये पुराना एक्सपीरियंस इस साल आपके काम आएगा। ठीक है ना। तो अब मैं एक एक चीज पर बात करता हूं। अब पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका रोड मैप है। अब इस रोड मैप को मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं कि इस साल आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है ना। देखो, हमारा मेन टारगेट है उस मॉन्स्टर को बीट करना। बीट करने के लिए हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? तो देखो, स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो हमारे फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने से करेंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, हालांकि आप सब ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, ठीक है ना। ठीक है, तो आप सब ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, फिर भी ये क्वेश्चन मतलब मैं तकरीबन हर साल हर बच्चों से पूछता हूं, तो आपसे भी पूछ रहा हूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनके बेसिक्स क्लियर है? तो मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो आप यस कर देना, और अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं हो तो आप नो कर देना। ठीक है ना। 2 मिनट रुको, बस मैं अभी पोल क्रिएट कर देता हूं, और 1 मिनट रुक जाओ, यहीं कमेंट में मत जवाब देना। तो लो जी, आपके सामने एक पोल आ रही है, तो परसेंटेज का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब आप जवाब दो। वेरी गुड, बहुत तेजी से आज चले, मतलब काफी अच्छा परसेंटेज देखने को मिल रहा है। वेरी गुड, शानदार बच्चे हैं भाई इस साल के। तो रिजल्ट क्या आ रहा है क्लास के अंदर? और मैं स्पेशली कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट को भी एड्रेस करूंगा जो पिछले साल पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, ठीक है ना, जो इस साल मेरे पास पढ़ रहे हैं। ये आप यकीन मान करके चलो, इस साल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सर किस बेसिस पे बोल रहे हो? ठीक है ना, वो इस बेसिस पे बोल रहा हूं क्योंकि पिछले साल भी तुमने अच्छी तैयारी करी थी, बट तुम मेंटली उस गेम के लिए रेडी नहीं थे। बट इस साल 100% तुम्हें पता है तुम बहुत बढ़िया रैंक से क्लियर कर जाओगे। मतलब मेरे को एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है ये देखते हुए कि आने वाली है बहुत बढ़िया सी रैंक इस साल। ठीक है ना, वैसे ही आ जाती है हर साल, बट इस साल जो हमारे जो ड्रॉपर वाले स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट ईयर कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिक्कत की वजह से रह गया था, भाई तुम बहुत बढ़िया रैंक ले आओगे, ये मेरे को पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। तो अब आउटकम क्या निकला? तो आउटकम ये निकला कि 38% स्टूडेंट कह रहे हैं जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, और बाकी जो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बचे हुए जितने भी स्टूडेंट्स रहे 62 समथिंग %, वो बोल रहे हैं हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो पहली चीज, हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हुए चलेंगे कि बेसिक्स हमें सारे कवर करने। ठीक है ना, हम कभी भी ये मानते हुए नहीं चल सकते कि हमें सब कुछ आता है। ठीक है ना, नहीं, हम ये मानते हुए नहीं चल सकते कि हमें सब कुछ आता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। और इस साल की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी आपकी। अब बेसिक्स कवर करते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे? ठीक है ना, सबसे पहली चीज तो ये आती है, अब नॉर्मली अभी तक की नीट की प्रिपरेशन के अंदर आप जब बेसिक्स कर रहे थे ना, तो आप पूरी रामकथा पढ़ते थे, आप डेफिनेशन लिख लेते थे, आप सारे काम कर लेते थे। इस बार के बेसिक्स आपके डिफरेंट होंगे। आपके बेसिक्स क्या होंगे? आपके बेसिक्स होंगे उन पॉइंटर्स को याद रखना, उन कंसेप्ट्स को याद रखना, उन फॉर्मूलाज को याद रखना जिनका एप्लीकेशन है। ये हुए मेरे हिसाब से बेसिक। ये नहीं कि आपने सीधे उठा करके किसी भी मॉड्यूल की या कोई भी चीज की आपने वर्ड बाय वर्ड वर्ड बाय वर्ड वर्ड बाय वर्ड सारी चीजें रटना शुरू कर दी, तो रटंत विद्या इज नॉट बेसिक्स। तो बेसिक्स के अंदर आपको फॉर्मूलाज, ठीक है ना, बेसिक्स के अंदर आपको कंसेप्ट्स, और बेसिक्स के अंदर आपको जो वन लाइनर होते हैं, ये सारी की सारी चीजें वापस से अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम पॉइंट बाय पॉइंट ये सारी चीजें कवर करेंगे, बट हम टाइम सेव करेंगे लिखने का। ठीक है ना, ये नहीं कि हम सारी चीजें लिखना शुरू कर दे रहे हैं। आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ करके जो अपने नोट्स बनाते हो ना, वो नहीं बनाने।
तो सर क्या करना है, तो ये करना है जो फॉर्मूला लिखा है उसको उठा करके फॉर्मूला मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है ना। तो ऑलवेज प्रेफर शॉर्ट नोट्स। ये लॉन्ग नोट्स अब आपके काम नहीं आने वाले, क्योंकि पेपर का पैटर्न इस तरीके का है कि वो अब थ्योरी बेस्ड से ज्यादा प्रैक्टिस बेस्ड, या फिर ऐसे बोला जाए एम्स लेवल का बेस्ड आपका पेपर है। तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सिनेरियो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो आप यहां शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है ना। अगर आपके लास्ट ईयर के बने हुए हैं, वेल एंड गुड, चल जाएगा अपना काम, कोई नया काम करने की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपके लास्ट ईयर के नहीं है, मतलब मेरे पास पढ़ा है या कहीं पे भी पढ़ा है, डजंट मैटर। अगर मेरे पास नहीं पढ़ा आपने, ठीक है ना, आपने जहां भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, फॉर्मूले तो टीचर ने वही लिखाए होंगे। हाँ, यहां मैं आपको कुछ नई चीजें बता दूंगा, नए पॉइंटर्स बता दूंगा, वो आप उसमें ऐड ऑन कर लेना, सिंपल फंडा, ठीक है ना। बट ये नहीं कि पूरा का पूरा आप पूरा चिट्ठा दोबारा से बनाने बैठ जाओ, ये नहीं करना। तो ऑलवेज प्रेफर शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास लास्ट ईयर के हैं तो अच्छी बात है, उनको इस साल अपडेट कर लेना, ठीक है ना। और अगर आपके पास नहीं बने हुए तो आप बना लेना। मेरी बात क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर? This batch is not for class 12th student. This batch is for dropper student. ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, ठीक है। तो हमारा कोर रेडी हो गया, कोर स्ट्रेंथ हमारा यहां पर तैयार हो गया। अब दूसरी चीज पर आते हैं, प्रैक्टिस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर मैं वापस से आपको रोड मैप की तरफ ले चलूंगा। हाउ विल यू प्रैक्टिस दिस ईयर? आप इस साल प्रैक्टिस कैसे करने वाले हो, ठीक है ना, आपका तरीका क्या रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे, एक बार वापस से यहां पर चलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। सर डीपीपी कैसी रहेगी, सर क्या हम एचसीवी लगाएं, क्या हम यहां पर डीसी पांडे लगाएं, क्या हम यहां पर बीएम शर्मा लगाएं, हम क्या करें, कौन कौन सी बुक फॉलो करें, दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं। तो देखो, इस साल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा 3 तरीके की चीजों के ऊपर। पहली चीज तो हो गई जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड है, जिनको हम बोलते हैं इजी प्रॉब्लम, ठीक है। इनकी क्वांटिटी कोई बहुत ज्यादा अब नहीं रही, ठीक है ना। मानो चलो नीट 26 का पेपर थोड़ा बहुत चेंज हो गया, मान लो एग्जामिनर को तुम्हारे ऊपर थोड़ी दया आ गई, ठीक है ना। उसने क्या किया, इजी प्रॉब्लम का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब जैसे इस साल 10-12 इजी प्रॉब्लम थे, उसने 20 प्रॉब्लम कर दिए, इससे ज्यादा नहीं करेगा। पेपर का पैटर्न उसने एक बार सेट कर दिया तो वो उसी पैटर्न पर चलेगा अगले 3-4-5 साल तक, ऐसा ट्रेंड है, ठीक है ना। तो बट अगर उसने थोड़ा सा मान लो चेंज भी कर दिया, उसको थोड़ी सी रहम आ गई, आपके ऊपर दया आ गई कि भाई इन बच्चों को थोड़ा इजी पेपर दे देते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मुश्किल कर देते हैं, या इसका मुश्किल कर देते हैं, तो आप कहोगे सर ऐसी बातें मत बोलो, ठीक है ना, चलने दो। बट देखो, मैंने पहले ही बोला, मॉन्स्टर की तैयारी लेकर के चलो, कोई भी प्री अजम्पशंस लेकर के मत चलो। नहीं आसान आएगा, नहीं मुश्किल आएगा, कैसा भी आएगा हम रेडी हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम जो इजी प्रॉब्लम्स है, इनकी क्वांटिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12-15 प्रॉब्लम है, इसलिए इनको तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। बट ये नहीं कि जैसे लास्ट ईयर की तरह आप इनके ऊपर ही पूरे फोकस थे कि 60-70% प्रॉब्लम हमारे जो आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कर लेते हैं, वो बात नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आप करोगे ही करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, नॉर्मली जो आपके सेक्शन नंबर 1 है, आपने बेसिक फंडामेंटल्स अपने क्लियर किए, फॉर्मूला बेस्ड आपने प्रॉब्लम किए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि खाली ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, या ये जो है हमारा लेंदी कैलकुलेशन वाला बेस्ड है, या ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया है, इस साल आपकी जो डीपीपीस रहेंगी, और इवन, ठीक है, ये मेन स्टोरी है, ध्यान से समझना, डीपीपी आर कंपल्सरी, ठीक है ना। कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी, ठीक है। डीपीपी आप बिल्कुल मतलब रिलीजियसली फॉलो करते हुए चलोगे, बिना किसी शक के, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर आप पूरे फोकस्ड रहोगे बिना किसी शक के। बीच सेशन में ये नहीं सुनाई देना चाहिए सर मेरा ये टॉपिक रह गया, ठीक है ना, मैं एक काम करता हूं इसकी खाली डीपीपी कर लूं, क्वेश्चन बैंक छोड़ दूं, मेरा हो जाएगा। सांत्वना मत देना अपने आप को, मैं बिल्कुल मतलब ब्लंट ट्रुथ बोल रहा हूं, सांत्वना मत देना, ठीक है ना। तो कि नहीं यार सर एक काम करते हैं, एसएचएम वेव में ना मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा सर, ठीक है ना, मैं डीपीपी लगा लेता हूँ और मैं क्वेश्चन बैंक रहने देता हूँ, एससीवी वाला पोर्शन रहने देता हूँ, ठीक है ना, मेरा काम चल जाएगा। ये हुई सांत्वना। तो देखो, इतने लाखों लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं,
तुमने छोड़ा, तुम अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा यार, हो जाएगा, काम चल जाएगा। बट आपकी उस सीट के लिए, एक सीट के लिए हज़ारों लोग फाइट कर रहे हैं। जो तुम्हारी मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट है, वो तुम्हारी इसी सांत्वना के कारण रुक रही है, क्योंकि उस सीट पर हज़ारों लोग फाइट कर रहे हैं। तुमसे ज़्यादा कोई और मेहनत कर रहा है और वो तुमसे वो सीट लेकर के चला जा रहा है। तो अगर तुम बीमार भी पड़ गए या अगर तुम्हारा किसी कारण से, ठीक है ना, कोई टॉपिक छूट भी गया, तो तुम एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके उस टॉपिक को कवर करो। ये सांत्वना मत दो, ठीक है ना, ना ये सांत्वना लो कि मेरा काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। चल जाता था बट अब नहीं चलेगा। मेरी बात समझ आई? यशिका, मेरे से टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेना। सांत्वना मीन्स सांत्वना का मीन बताओ सर क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सिंपैथी, ठीक है ना, कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करना, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है सर, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसे काम चला लेता हूं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सांत्वना। चैट जीपीटी पे पूछ लो सांत्वना का मतलब क्या है। ओके, तो आपकी जो डीपीपी रहेगी, अंग्रेज बच्चे आएंगे साल यार, इनको सांत्वना का मतलब नहीं पता। ओके, अभी बता दूंगा बेटा, थोड़ा सा वेट करो। तो डीपीपी के अंदर हम लोग इस साल 3 सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे, और वो 3 सेक्शन आपके जो रहेंगे, ठीक है ना, जैसा मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। डीपीपी के अंदर आपके 3 तरीके के सेक्शन रहेंगे, इजी, कैलकुलेटिव और एचओटीपी। अब सर ये एचओटीपी क्या भला है? तो इजी, कैलकुलेटिव एंड एचओटीपी, ठीक है। अब ये क्यों बनाया और इसका मतलब क्या? देखो, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है, सर हमने प्रैक्टिस तो सब कर ली बट एग्जाम के अंदर हमें जाकर के नहीं पता चल रहा कि ये प्रॉब्लम कैलकुलेटिव है, ये प्रॉब्लम हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, या इस प्रॉब्लम को हमें छोड़ना था, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल सी बात है। स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं लग पाता कि एग्जैक्टली उसको एग्जाम में रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि उसने उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी। अब बहुत सारे बच्चे, अब चलो नीट के अभी तक के एग्जाम के लिए ये वाले प्रॉब्लम तो करते, सर एचओटीपी है क्या? हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम, दिस इज एचओटीपी, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम। तो बहुत सारे बच्चे इन टाइप के प्रॉब्लम्स को छोड़ करके जा रहे थे, जैसा 25 के एग्जाम के अंदर आ गया, इस वजह से वो प्रॉपर मोमेंटम नहीं गेन कर पाए, या उनका टाइम लैप्स हो गया, या फिर उन्होंने फिजिक्स के पेपर को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मैं ये कहता हूं कि जो मेरे से पिछले साल पढ़ा हुआ बच्चा है, अगर वो घर पे बैठ करके भी पेपर को सॉल्व कर लेगा तो वो 140 मार्क्स तक तो पहुंच जाएगा। ये तो मैं ऐसे ही बोल करके चल रहा हूं, क्योंकि कुछ ना कुछ जुगाड़ तंत्र करते हुए पेपर सॉल्व कर लेगा। बच्चे को टाइम की कमी पड़ गई, ठीक है ना। तो टाइम की कमी ना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया है, डीपीपी को इन 3 सेक्शन के अंदर ब्रेक किया। इजी, इजी यानी वो प्रॉब्लम्स रहेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। तो आपको क्या रहेगा, ये बिल्कुल सेपरेट सेक्शन रहेगा। तो अब मैं किस हिसाब से आपकी तैयारी कराना चाह रहा हूं वो समझो। तो पहले आपकी मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। पहले आपकी मैंने फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन की प्रैक्टिस करा दी, तो आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज पूरी तरीके से क्लियर हो गए कि हाँ सर, इजी के अंदर हम फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स को लगा लेंगे। अब दूसरे नंबर पर आते हैं कैलकुलेटिव प्रॉब्लम। ये जो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम होते हैं, इन प्रॉब्लम के अंदर इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान ये होती है कि इन प्रॉब्लम्स को आप जब पढ़ोगे तो आपको देख करके लगेगा कि हाँ सर, इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, ठीक है ना। लेट्स से दैट फॉर एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं, चलो अब अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो तो आपने सुना होगा, देखा होगा, जरूर समझा भी होगा। मान लो हम एलसीआर सर्किट लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। लेट्स से दैट हमने एक एलसीआर सर्किट लिया, जैसा इस साल प्रॉब्लम आया था, ठीक है ना, कैलकुलेटिव था, वो सबको पता है। आपको कैपेसिटेंस दे रखी है, इंडक्टर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको वोल्टेज वगैरह की वैल्यू दे रखी है, आपको कॉस डेल्टा फाई या पावर वगैरह के बारे में पूछा गया। अब आपको बेसिकली फॉर्मूला तो पता है, यानी रास्ता तो आपको पता है, बट जब आप उस रास्ते के अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम्स के अंदर, जब आपको रास्ता पता है, आप उसके अंदर जाने की कोशिश करते हो तो आप अटक जाते हो, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी देखने को आ जाती है कि दिल बैठ जाता है। तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम की पहचान ये होती है, जो इस साल नीट की यूएसपी थे, ठीक है ना, कि कैलकुलेटिव प्रॉब्लम बहुत सारे थे, और उन प्रॉब्लम की पहचान ये होती है कि आप इसके अंदर फॉर्मूला तो समझ लोगे, मतलब फॉर्मूला भी बोलूं, कंसेप्ट बोल देता हूं, तो आप कंसेप्ट तो समझ लोगे, बट जब आप उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन करते हो, तो एप्लीकेशन करके जब आप एंड रिजल्ट पे पहुंचते हो तो वो एंड रिजल्ट हो जाता है कैलकुलेटिव, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स का सेक्शन मैंने आपका अलग डाला है, ताकि आपको हर एक रोज, ठीक है ना, डीपीपी आपकी लेक्चर वाइज रहेगी। जैसे मैंने आज लेक्चर लिया तो आज की डीपीपी रहेगी, जितने भी लूंगा हर एक लेक्चर की आपकी एक डीपीपी रहती है। तो आपको हर रोज ये पता चलता रहेगा
कि कैलकुलेटिव प्रॉब्लम देखने में कैसे होते हैं। तो आपकी डेली एक मेंटल टफनेस धीरे 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 मैं बिल्ड करूंगा, और ये तैयारी पूरी ईयर लॉन्ग तैयारी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर चेंजेस आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर दिखाई देना स्टार्ट होंगे, एकदम से नहीं, ठीक है ना। ये जिम की तरह है कि जिम के अंदर जाते हो तो बॉडी जो है 1-2 महीने के अंदर नहीं बनेगी। हाँ, बॉडी बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब आप ये आज आज 4 डंबल मार लिए, ज्यादा मार लिए, तो कल बैठ करके बांह पकड़ करके बैठे रह जाओगे, तो ये सीन मत करना। लाइट मोमेंटम लेते हुए चलो, पर बढ़िया मोमेंटम लेते हुए चलो ताकि एंड तक टिके रहो, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम के सेक्शन को मैंने अलग ब्रेक डाउन किया है। इसमें आप कंसेप्ट सोच लोगे, कंसेप्ट के बाद आपको एप्लीकेशन पता होगा, और आपको जब कैलकुलेशंस करनी होगी तो वहां पर आपको प्रिसीजन की टेक्निक यूज करनी है। अब ये टेक्निक क्या होगी, इसमें बहुत सारे मैं आपको अप्रोक्सीमेशन के, बहुत सारे मैं आपको प्रिसीजन के तरीके और इस साल नए सिखाऊंगा, जिससे आपकी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम गिवन टाइम लिमिट के अंदर हो जाए। अब इनकी जो टाइम लिमिट होती है वो 1 मिनट नहीं होती, तो सर इनकी जो टाइम लिमिट होती है वो तकरीबन 1.5 मिनट से 2 मिनट होती है, ठीक है। तो जितने भी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है उनकी टाइम लिमिट 1.5 मिनट से 2 मिनट होती है, जैसा इस साल के पेपर के अंदर था। हम कोशिश करेंगे इन प्रॉब्लम को इतना ज्यादा करने की ताकि आपकी इनकी आदत पड़ जाए और आपको ये एग्जाम में जाकर के एकदम से झटका नहीं लगे कि यार बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ गए और हमारा टाइम कम पड़ गया। तो रोज के रोज आपकी इसकी प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। अब डाउट क्लियर कैसे होंगे उस पर भी आता हूं, पहले एक बार कंप्लीट कर लूं। अब आ जाते हैं एचओटीपी, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम। हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम की पहचान क्या होती है और उनको क्रैक करने का तरीका क्या होता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम में एक तो प्रॉब्लम पढ़ते ही कंसेप्ट का अता पता नहीं चलता। मैं आपको सीधी फैक्ट बात बताऊं, कंसेप्ट का अता पता नहीं चलता। वो कुछ हम सोचते हैं, प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना। ये एकदम से नहीं आते, ये अनोखे प्रॉब्लम होते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो इनमें हमें प्रॉब्लम की विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम्स को हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करके उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे आपका जो प्रॉब्लम था सरफेस टेंशन वाला प्रॉब्लम आपने देखा होगा, इसी तरीके से बहुत सारे लोग वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रॉब्लम को बोल रहे थे भाई टफ प्रॉब्लम, पर वो तो हम क्लास में वैसे भी करते हैं, तो दोज आर नॉट टफ प्रॉब्लम, बट ठीक है। एक जनरली जो आम इंसान के लिए एचओटीपी होता है उसको करने का तरीका होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बाद हम प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स के अंदर, और फिर हम उसका एप्लीकेशन करते हैं। अब बहुत सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट एचओटीपी वाले प्रॉब्लम्स के अंदर दिल दे बैठते हैं, ठीक है ना। उनका दिल लग जाता है कि हम तो एचओटीपी कर लेते हैं यार, ठीक है ना। मतलब बहुत जी जान से इसके अंदर जुड़ जाते हैं। एचओटीपी के अंदर दिल लगा के नहीं करना है आपको। सर मतलब क्या है इस चीज का? मतलब ये, आपको हर प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर टाइम सेट देते हुए चलना है। अगर ये एचओटीपी वाला प्रॉब्लम आप लगा रहे हो घर पे डीपीपी में, 5 मिनट से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, ठीक है। किसी भी मतलब 2 3 4 प्रॉब्लम जो भी आपके एचओटीपी के होंगे, 5 से 10 मिनट सिर्फ आपको उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सोचना है, उसके कंसेप्ट को सोचना है, उसको ब्रेक डाउन करना है और उसको एप्लीकेशन में लाना है। ये आपकी मेंटल टफनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। शुरू शुरू में आपको इतना टाइम लगेगा। मैं आपको मेरी बात बताऊं, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो हम लोग इरोडोव लगाते थे। तो इरोडोव क्यों लगाते थे, आप वो नहीं कि सॉल्यूशन देखने बैठ जाते थे, नहीं, सॉल्यूशन दूर फेंक दो। इरोडोव के प्रॉब्लम को लगाने में शुरू शुरू में, बच्चे थे उस टाइम पे, 10 से 15 मिनट एक प्रॉब्लम में लग जाता था जब नई नई तैयारी स्टार्ट करी थी। धीरे 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 क्या हुआ, प्रॉब्लम के सोचने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई कि वही इरोडोव हमें बहुत ईजी लगने लग गई, ठीक है ना। तो ये शुरू शुरू में होता था जब हमारे साथ आईआईटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें करने होते थे। सेम मैनर में एचओटीपी शुरू शुरू में सोचने में टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट, बट इससे ज्यादा टाइम आपको डेडिकेट नहीं करना। 2 3 एचओटीपी होंगे, ज्यादा नहीं। तो आपको इससे ज्यादा टाइम इसमें डेडिकेट नहीं करना। आपको क्या करना है, ब्रेक ले लेना है, ब्रेक ले लो आप वहां पर, आप मत करो इससे ज्यादा टाइम आपको लग रहा है। और फिर एक फ्रेश माइंड से, हाँ अब आपको सर हमारा तो दिल इधर ही लगा हुआ है, ठीक है ना, वही नहीं लगाना। आप कोई दूसरा सब्जेक्ट कर लो, केमिस्ट्री कर लो, बायो कर लो, फिर ब्रेक लेकर के आप इस प्रॉब्लम पर आओ और आप वापस से इस प्रॉब्लम को कर लोगे। मैं आपको एक और मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पर एक बुक चला करती थी, पता नहीं, हाँ, ईगो में नहीं लेना आपको, वेरी गुड। उस टाइम पे एक बुक चलती थी, मॉरिसन वाइट, आपने सुना है नाम?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक होती थी, मॉरिसन बॉयड। तो मेरे को फिजिक्स से ज्यादा अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती थी, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक की चलती थी केपलर, विल्किंसन, गॉस। आप खैर वो नहीं जानते होगे, हम लोग उस टाइम फॉरेन ऑथर की ज़्यादा बुक प्रेफर करते थे। तो मॉरिसन बॉयड चलती थी और एक आयल फेनार चलती थी। तो इस तरीके की दो किताबें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईटी की तैयारी के लिए यूज़ करते थे। इतना ज़्यादा प्रेम था मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब उसकी पूरी बुक के अनसॉल्व के मैंने पूरे खुद मैकेनिज्म्स लिखे हुए, मैकेनिज्म वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ठीक है ना। पूरे मैकेनिज्म मैंने ए टू जेड उसके लिखे हुए, इतना ज़्यादा प्यार था। किसी जगह पर मैं अटकता था, मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अटकता था। अब बहुत हाई अच्छे लेवल की किताब है मॉरिसन बॉयड आयल फिनार, ठीक है ना। तो किसी जगह पर जब मैं अटकता था, मैं उसको छोड़ देता था, दूसरा सब्जेक्ट कर लेता था। रात को सपने में वो मैकेनिज्म मेरे आता था। मतलब मैं आपको ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है जब हम इसको ईगो पे ले लेते हैं, तो ईगो पे लेने पर हमारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती, हम उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो लेट इट गो, आप उसको जाने दो, आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो। बाद में थोड़े टाइम बाद जब आप एक फ्रेश माइंड से उसको टाइम दोगे, तो आपको उसकी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आई? तो मैं अपने जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो एग्जांपल्स आपके साथ कोट कर रहा हूं, ताकि आप इनके अंदर बचो पूरे सेशन के दौरान, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से करना है। वेन एवर यू आर स्ट्रक इन एचओटीपी लेवल प्रॉब्लम, ऑलवेज ब्रेक द कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूटी ब्रेक करो, आप कुछ देर बाद लौट करके आओ, दूसरे सब्जेक्ट करो, और फिर एक फ्रेश माइंड से उसको सोचो। अब नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट डे उसमें अप्रोच लो। अब डाउट कैसे क्लियर करेंगे, उस बात पे आते हैं। तो नेक्स्ट डे जो भी आपका लेक्चर होगा, उसके अगले दिन आपका लाइव डीपीपी डिस्कशन होगा, ठीक है। इस बार का डिस्कशन आपका अलग होगा। अलग मतलब, अब नॉर्मली पिछले साल तक तो बच्चे डाउट पूछ लेते थे, हाँ, एचओटीपी लेवल, नॉट फॉर कैलकुलेटिव, नॉट फॉर फॉर्मूला बेस्ड। तो तंजीम ने पूछा, सर 5 से 10 मिनट एक प्रॉब्लम को लगेंगे? हर प्रॉब्लम को नहीं लगेंगे, कुछ एचओटीपी में लगेंगे। तो मैक्स टू मैक्स ये टाइम लिमिट है, ये नहीं कि हर प्रॉब्लम की टाइम लिमिट है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करके मैं आपको दूंगा ताकि आपकी मेंटल टफनेस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे। लोग ये कहते हैं हमें प्रॉब्लम छोड़ करके आने, हमें छोड़ करके नहीं आने, एटलीस्ट हमें प्रॉब्लम के अंदर अप्रोच तो लगा करके आनी है, और अप्रोच से रिजल्ट गैस करके भी आ जाना है, ठीक है ना। तो हम इस लेवल तक पहुंचेंगे कि आप बाकियों से कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्टर अलग लेकर के जाओ, मेरा एक्सपीरियंस आपको कुछ काम आए। तो ये हमारी इस साल की मेन टेक्निक रहेगी। अब नेक्स्ट डे जब आप लाइव डीपीपी डिस्कशन करोगे, इस डिस्कशन के अंदर इंटरैक्टिव डिस्कशन होगा। इंटरैक्टिव मतलब मैं आपसे प्रॉब्लम की अप्रोच पूछूंगा 100%, और अगर आपने नहीं बताई, ठीक है ना, या तो बिल्कुल ही नहीं आई होगी, जैसे एचओटीपी लेवल प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही नहीं आई होगी, तो मैं आपको हिंट दूंगा। क्या आपको क्लियर है? पूरी स्पून फीडिंग नहीं होगी, ठीक है ना। पूरी स्पून फीडिंग नहीं होगी कि वर्ड टू वर्ड सर सॉल्यूशन लिख दो, नहीं। आपको एचओटीपी लेवल प्रॉब्लम है तो हिंट दी जाएगी, आपको कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है तो उसका प्रिसीजन से तरीका दूंगा, और फॉर्मूला बेस्ड के अंदर बस खाली फॉर्मूला बताऊंगा। क्या आपको यह अप्रोच क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो प्रॉमिस करो इसी डेडिकेशन से आप चलोगे, हर रोज चलोगे। ये नहीं कि बीच में जाकर के ऐसे, पहले तो ग्राफ ऐसे गया, बीच में जाकर के मोमेंटम बैठ गया आपका, इसी तरीके से आपको चलना है, ठीक है ना। तो आपसे इंटरैक्टिव डिस्कशन होगा। वैसे तो मैं लास्ट ईयर भी करता था, बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने किया भी है, और मेरे ख्याल से कुछ एक बच्चे तो मेरे को पुराने भी दिख रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग लाइव डीपीपी डिस्कशन करेंगे। हर क्लासरूम से पहले आपका अलग से डीपीपी का डिस्कशन का सेक्शन रहेगा, ठीक है ना। सेक्शन के अंदर हम लोग हिंट बेस्ड अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम की हिंट दी जाएगी, और देन फिर आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करोगे। सर हिंट के बाद भी नहीं आया तो स्पून फीडिंग नहीं होगी, जैसा मैंने बोला, ठीक है ना। हाँ, आपका हाथ पकड़ के आखिरी दिन तक मैं चलूंगा। आखिरी दिन मतलब नीट के एग्जाम तक आप मेरे से डाउट पूछोगे, आप मेरे से कुछ भी पूछोगे, आई एम अवेलेबल, ठीक है ना। बट स्पून फीडिंग इस साल नहीं होगी। तो हिंट बेस्ड अप्रोच रहेगी। सर नहीं आया तो, नहीं आया तो अलग से जो मेरी टेलीग्राम आईडी है, एनपीके ऑफिशियल, ठीक है, आप मेरे से अलग से
पूछोगे। बात क्लियर? @NPK ऑफिशियल, कोई और टेलीग्राम इधर उधर, दो ही टेलीग्राम के हैंडल्स हैं, एक तो है NPK ऑफिशियल, एक है टीम NPK सपोर्ट। इन दो के अलावा कोई और टेलीग्राम हैंडल नहीं है, किसी और के साथ अपनी आईडी शेयर मत कर देना, ठीक है ना। @team NPK सपोर्ट, जो आपके डाउट ग्रुप्स हैं उनमें आपकी हेल्प होगी, उनमें आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये दो टेलीग्राम हैंडल है, सिर्फ और सिर्फ दो, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं है, कोई बोट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये मेरा हैंडल है, ठीक है ना, ये टीम का हैंडल है, यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐड होगे, मेरे से आप डाउट पूछोगे, ठीक है। तो नहीं आया तो आप मेरे से अलग से पूछ सकते हो। तो ये हमारी फुल फ्लेश्ड अप्रोच रहेगी। आपके पास जो डाउट ग्रुप रहेगा, प्राइवेट डाउट ग्रुप रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे काफी अच्छे हैं, तो आप आपस में डिस्कस करो। मैं पहले आपको यही बोलूंगा, आप आपस में डिस्कस करो। इस साल आपके कंसेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि एक 5 साल के बच्चे को अगर ग्रेविटी का कंसेप्ट समझाना है ना, तो भी आप उसको समझा दो 5 साल के बच्चे को। ऐसे कंसेप्ट की क्लैरिटी हमें चाहिए। और ये कैसे आएगी? एक दिन में नहीं आएगी। ये कैसे आएगी? जब आप इंटरेक्शन करोगे, जब आप अपने अंदर की कमियों को बाहर निकालोगे, अंदर की चीजों को बाहर निकालोगे, तब अच्छी चीजें अंदर जाएंगी। तो ग्रुप के अंदर डिस्कशन इज मस्ट, ठीक है ना। तो आप ग्रुप के अंदर डिस्कशन करो, फिर मेरे पास आओ कि सर अब नहीं आया, अब बता दो क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे कि 10% या 15% ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कुछ ना कुछ पोर्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अटक रहे होंगे, उनको मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारी फुल फ्लैश्ड डाउट अप्रोच रहेगी। नो स्पून फीडिंग विल बी देयर। हाँ, मैं आपका हाथ जरूर पकड़ करके चलूंगा, बट ये नहीं रहेगा कि आपको एक एक चीज मैंने पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको पकी पकाई खिला दी, ये नहीं रहेगा। तो दिस इज द डीपीपी डिस्कशन। तो मैंने जैसा बताया, डीपीपी के अंदर आपका सेक्शन वाइज ब्रेक रहेगी, इजी, कैलकुलेटिव, एचओटीपी, ठीक है ना। लेक्चर वाइज डीपीपी रहेगी। सर कितने क्वेश्चन रहेंगे? डिपेंडिंग ऑन द लेक्चर 15 to 20 क्वेश्चंस पर डे आप ये लेते हुए चलोगे, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन आपके डीपीपी के इंक्लूडेड रहेंगे डेली के डेली। अब दूसरी चीज पर आते हैं। डीपीपी के बाद सर हमें क्या करना है, ठीक है ना। डीपीपी के बाद आपके पास जो लेक्चर्स रहेंगे, उन लेक्चर के अंदर आप क्या कराने वाले हो? तो इस साल के जो लेक्चर्स रहेंगे वो मेजरली आपके इन्हीं 3 चीजों के ऊपर बेस्ड रहेंगे। प्रैक्टिस बेस्ड लेक्चर रहेंगे आपके, अलग हटके, बिल्कुल अभी तक नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं अच्छी तरीके से फॉलो करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर प्रैक्टिस बेस्ड लेक्चर का मतलब, हमने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर एनसीईआरटी भी आ गई, आपकी एचसी वर्मा की थ्योरी भी आ गई, आपकी इधर उधर की सारी A to Z सारी चीजें आ गई। बेसिक कंसेप्ट्स के बाद हम अपने लेक्चर को भी 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, जैसा मैंने बताया, इजी, कैलकुलेटिव और एचओटीपी। तो आपकी आधी थिंकिंग तो लेक्चर में ही खुल जाएगी। जब आप इजी प्रॉब्लम्स देखोगे, हाँ पहले आपको करने को दूंगा फिर मैं करूंगा, तो वैसे क्या होता है, मैंने ही प्रॉब्लम कर दिया। बट इस साल अप्रोच मैंने पूरी चेंज कर दी है। पहले आप प्रॉब्लम करोगे, उसके बाद फिर मैं उसका सोल्यूशन दूंगा इजी का, फिर कैलकुलेटिव पर हम आएंगे, ये भी लेक्चर में ब्रेक रहेगा, और फिर हम एचओटीपी प्रॉब्लम के अंदर थिंकिंग लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये सारी की सारी जो मेहनत हो रही है, ये सिर्फ एक काम के लिए हो रही है कि आप बच्चों की मेंटल टफनेस इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि नीट 26 का कैसा भी पेपर आए, ठीक है ना, आप उसको करने में सक्षम होने चाहिए। क्लियर? क्लासेस मेरी सुबह ही रहेंगी। अगर आपकी कोई और क्लास है, आप इसका अपना क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड सेशन आपका अवेलेबल ही रहेगा, आप उसमें देख सकते हो। मेरी तरफ से मॉर्निंग में, मेरी तरफ से क्लासेस फिक्स्ड है, दैट्स इट। ओके, अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, एट द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है ना। जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होता है, अब आप क्वेश्चन बैंक लगाओगे। क्वेश्चन बैंक के अंदर लास्ट ईयर तक तो क्या था, कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे सर क्वेश्चन बैंक रहने देते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो आप देख लो क्या हाल हुआ। मतलब
ये हाल हो गया बच्चों का कि वो यही बोल रहे हैं सर इससे बढ़िया तो लगा ही लेते हैं हम, ठीक है ना। तो कम से कम हमारा मेंटल लेवल तो ऐसा सेट हो जाता है कि हम एग्जाम के अंदर पूरे वेल प्रिपेयर्ड तरीके से जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक भी मस्ट है। तो ओवरऑल आपको कितना टाइम डेडिकेट करना है फिजिक्स के लिए? ओवरऑल 5 to 6 आवर पर डे, ठीक है ना। रोज आपको इसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी एक दिन कम चल गया, किसी एक दिन ज्यादा चल गया, तो एक पूरा का पूरा मोमेंटम आपको साल भर एक तरीके का बना के रखना है कि 5 to 6 आवर्स, ठीक है ना। इतना कोई भी बच्चा जो नीट फिजिक्स कोटा का आप देख लो, जिसकी टॉप रैंक आई हुई है, जिसकी अच्छी रैंक आई हुई है, फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क गेन किए हुए, उसने एक प्रॉपर मोमेंटम से तैयारी करी है। आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे जो स्टूडेंट के हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट के, आप उनकी बात सुनो। हर बच्चा यही बात बोलेगा कि यार हमने, इवन ये बोल, मैं तो 5-6 घंटे बोल रहा हूं, वो बच्चे ये बोलेंगे हमने तो 4 घंटे ही पढ़ाई करी है, 4-4.5 घंटे पढ़ाई करी है, फिर भी हमारे फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ गए। अभी के नहीं, पहले के भी, ठीक है ना। पहले के स्टूडेंट का भी यही हाल है। तो मैं इसलिए बोलकर चल रहा हूं ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स आप पकड़ करके चलो, ठीक है ना। ये एवरेज टाइम है, इस टाइम के दौरान आपको फिजिक्स करनी है। इससे ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत भी नहीं है, ना आपका लगेगा, ना मेरे को चाहिए, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लेने हैं। अब क्वेश्चन बैंक भी आपके 3 पार्ट में ब्रेक है, इजी, मीडियम और हार्ड। क्वेश्चन बैंक मस्ट है। क्वेश्चन बैंक का आप, ठीक है ना, डिस्कशन, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन आप ग्रुप के अंदर करोगे और इनके जो डाउट्स होंगे, ठीक है ना, इनके जो डाउट्स होंगे, अगर मान लो कोई नहीं आया, इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी है ग्रुप के अंदर, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है जो आपका प्राइवेट ग्रुप रहेगा, ताकि आप बहुत ज्यादा थिंकिंग लेवल में अच्छे हो पाओ, ठीक है ना। अब इनके जो डाउट्स है, मान लो नहीं आया, तो आप मेरे से पर्सनली पूछ लोगे, आई एम अवेलेबल, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ लाइव बच्चों के लिए है। आप लाइव बच्चे मेरे से पर्सनली क्वेश्चन बैंक के डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। स्टडी मटेरियल, क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग 10 to 12, मैंने पहली चीज यही बोल दी थी, पता नहीं लेट ज्वाइन किया बच्चे ने, 10 to 12 मॉर्निंग में रहेगी। तो डाउट आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो, टेलीग्राम हैंडल मैंने आपको बता ही दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन बैंक भी हमने कर लिया, तो आपने क्या क्या कर लिया? आपने लेक्चर्स कर लिए, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक से लेकर के एम्स लेवल तक की सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया। फिर आपने घर पे डीपीपी कवर कर ली, जिसके अंदर आपका बेसिक से लेकर के एम्स, एचओटीपी भी, आईआईटी एडवांस नहीं, एचओटीपी भी आपके एम्स लेवल के हिसाब से सेट करूंगा, तो आपने वो चीजें कवर कर ली। अब आपने क्वेश्चन बैंक कवर कर लिया, तो आई थिंक अब आप यहां तक तो फिजिक्स में जितनी नॉलेज गेन करना चाहते हो उतनी नॉलेज आपने चैप्टर वाइज गेन कर ली। अब सर इसके बाद क्या रहा? अब आपके इस साल के टेस्ट जो आपके में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना, वो आपके 2 पार्ट के, एक है कंसेप्चुअल और दूसरा एडवांस की जगह मैं बोलूंगा एम्स लेवल, ठीक है ना। कंसेप्चुअल के अंदर आपको 2 तरीके के मिक्सचर मिलेंगे। इस पेपर का पैटर्न मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला बेस्ड, इनकी क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी 60%, कैलकुलेटिव आपको देखने को मिलेंगे तकरीबन 30% और HOTP आपको इसमें देखने को मिलेंगे 10%। दिस इज कंसेप्चुअल टेस्ट, ठीक है ना। लेक्चर को इंक्लूड करके 2 घंटे पकड़ लो, 1 घंटा आप डीपीपी को पकड़ लो, 3 घंटे हो गए आपके। लेक्चर 2 घंटे का होगा, डीपीपी आपकी 1 घंटे की होगी, आपने प्रॉब्लम घर पे सॉल्व किया। आधा घंटा मान लो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, 3.5 घंटे हो गए। इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा ही बचेगा। अब आप उस टाइम में अपने एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको लगता है शुरू में तो लोड कम रहेगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक्स आएंगे, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे। तो शुरू में तो 3-4 घंटे इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। बट बाद में जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे, आपको रिवीजन भी करना होगा, तो वो जो 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है वो आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो ये नहीं कि डे 1 से 5-6 घंटे, डे 1 से 3-4 घंटे अपना काम चलेगा, ओके। अब ये है आपका कंसेप्चुअल लेवल का टेस्ट, जो कि आप देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर है। 70-80% फिर भी मैंने नहीं दिए। नीट से थोड़ा सा, नीट 21, 22, 23 से थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा कंसेप्चुअल लेवल का। एम्स लेवल के टेस्ट के अंदर अब इन्हीं की ये जो 3 सेक्शंस हैं, इन्हीं की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला बेस्ड आपको मिलेंगे 10 to 20% मात्र, ठीक है ना। कैलकुलेटिव आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, तकरीबन 50 to 60%, ठीक है ना। रिमेनिंग जो परसेंटेज बचा, ठीक है ना, 6 2 8 और 2 10, 20% पकड़ लो, या आप इसको पकड़ लो 40 to 20%।
तो 40 to 20% जो आपके प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे वो आपके HOTP लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 टेस्ट आप दोगे, टेस्ट कंपलसरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देते, आप मेरे पास ये लेकर के मत आना सर मेरे नीट में कितने नंबर आ जाएंगे। अगर आप ये टेस्ट देते हो, इन दोनों टेस्ट को देते हो, ठीक है ना। पहले तो क्या होता था, बच्चे जनरली इस टेस्ट को छोड़ देते थे, बट अब आप खुद समझदार हो, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि नीट कैसा आया है। इस टेस्ट को अगर आप नहीं देते हो तो फिर समझ लो, फिर हम उस मेंटल टफनेस की जो बात कर रहे हैं हम उसके लिए रेडी नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, आपको दोनों टेस्ट एट द एंड ऑफ चैप्टर ये देने जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा ईयर लॉन्ग प्लान। तो मैं एक बार वापस से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूं और वाइंड अप करते हैं हम इसको। तो आप देखो, ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपके लिए बनाई हैं, तो हम लोग टारगेट इजी लेवल प्रॉब्लम, फंडामेंटल्स करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, सारे के सारे कंसेप्चुअल करेंगे। कैलकुलेटिव प्रॉब्लम के लिए लेक्चर बेस्ड डीपीपी रहेंगी जिसमें इजी, कैलकुलेटिव और एचओटीपी रहेगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम के लिए, ठीक है ना, एससीबी, एम्स, आईआईटी मेंस, एडवांस के लिए ये मैं अपने आप ही आपको दूंगा, तो आपको अलग से कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एचसीवी भी मैं उसके अंदर, इवन डीपीपी के अंदर भी इंक्लूड करूंगा। बीएम शर्मा के प्रॉब्लम होंगे तो वो भी डीपीपी के अंदर डालूंगा। किसी कोचिंग के मॉड्यूल के प्रॉब्लम होंगे वो भी डालूंगा। मैंने बेसिकली क्या, इतनी सारी कोचिंग में पढ़ाए हुए हैं ना, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो एचओटीपी लेवल का आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो आप एलन, आकाश, इधर उधर किसी भी जगह की कोचिंग को उठा करके देख लो, इन सब के जो मॉड्यूल्स के अंदर एचओटीपी होते हैं, या एचसीवी के अंदर जो एचओटीपी होते हैं, या बाकी जो बुक्स के अंदर एचओटीपी होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का कलेक्शन मेरे पास ऑलरेडी है, ये मैं आपके लिए रखूंगा। तो आपको अलग से कहीं पर भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी हम आ जाते हैं रैंक बेस्ड अप्रोच पर, जो कि हमारा फाइनल कील रहेगा, ठीक है ना, ठोकने के लिए कि ये कर लिया तो भाई अब सब कुछ। सर अभी तक रैंक बेस पर नहीं पहुंचे, अभी तक आप मेंटल टफनेस पर पहुंचे हो, 140 160 तक पहुंचे हो। अब अगर आपको AIR 1 to 100 के बीच में लाना है, ठीक है ना, चलो ये तो मैंने पूछा ही नहीं, कितने कितने बच्चे ऐसे हैं। अच्छा चलो, इस साल मैं आपसे एक पोल और क्रिएट करता हूं, और इस पोल के अंदर आप मेरे को बताओगे कि आप क्या अपनी रैंक चाहते हो। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, ठीक है, 1 मिनट रुको, ठीक है। आप अपने को कहां देखना चाहते हो ये जरूरी है। तो मैं आपकी यहां पर 4 ऑप्शंस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे को ये देखना है कि बच्चों का मेंटल लेवल अभी क्या है। 4 ऑप्शंस कौन से, वो आपके स्क्रीन पर अब आ रहे हैं। रिजल्ट क्या मिला, 1 to 100 के बीच में, हाँ 70% क्लास की स्ट्रेंथ ये चाहती है, इन हजारों बच्चों में 70% ये चाहते हैं कि 1 to 100 के बीच में उनकी रैंक रहे। तो कर्म भी वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, कर्म बहुत मक्कार है, कर्म भी वैसे ही करना पड़ेगा। 70% बच्चे चाहते हैं कि उनकी रैंक 1 से 100 के बीच में रहे, और बाकी जो पोल रिजल्ट था, ठीक है ना, और मैं एक बार देख लूं कहां गया, हाँ, तो 70% बच्चे ये चाहते हैं कि उनकी रैंक 1 से 100 के बीच में रहे। थोड़े बहुत बच्चे ये चाहते हैं कि उनकी रैंक 100 से 2000 के बीच में रहे, और बिल्कुल ही 1-2% बच्चे वो हैं जो चाहते हैं कि यार 2000 से कम 15,000 के बीच में तो रैंक आ जाए। तो अब बात करते हैं हम रैंक की। देखो, हमें सबसे पहले सिलेक्शन सिक्योर करना है, यानी एटलीस्ट इतने तो नंबर लाएं कि एक मेडिकल कॉलेज हमें मिल जाए। तो आपने क्या किया, आपने अपना डीपीपी कर लिया, क्वेश्चन बैंक कर लिया, लेट अस से दैट आपने कंसेप्चुअल टेस्ट किया, एडवांस नहीं किया, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। रैंक अच्छी तो नहीं आएगी, हाँ, पर काम चलाऊ आ जाएगी, मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा, सिलेक्शन लायक आपके नंबर आ जाएंगे। अब अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करो, एम्स लेवल के टेस्ट को भी दो। अब आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ होगा, 100 से लेकर के 2000 के बीच में आपकी रैंक रह सकती है। अब हम लास्ट लेवल पर आ जाते हैं,
तो सर बढ़िया रैंक 1 to 100 अगर हमें लानी है, बिल्कुल टनाटन रहना है, हम आपके पास आए हैं इसीलिए आए हैं कि हमारी रैंक जो 1 से 100 के बीच में रहे, तो आपको इस साल के लिए सबसे बेस्ट चीज मैं देने जा रहा हूं और वो है एसआरजी बैच। ठीक है सर, एसआरजी बैच के अंदर आप क्या कराओगे, ठीक है ना, क्या रहेगा स्पेशल रैंकर ग्रुप के अंदर? क्या ये बच्चे देख करके लिए जाएंगे रैंकर ग्रुप के अंदर कि सर जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उन्हीं को रखोगे, जिनके खराब नहीं? मौका सबको मिलेगा। तो अब लास्ट चीज है, एसआरजी इज जस्ट फॉर रैंक 1 to 100। तो अगर आप रैंक 1 to 100 के बीच में लाना चाहते हो, ठीक है ना, नाउ हियर कम्स एसआरजी बैच। एसआरजी बैच के अंदर आपकी अलग शीट रहेगी, या फिर ऐसे बोला जाए अलग मॉड्यूल रहेगा। ये मॉड्यूल तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चंस का रहेगा। हमारी अप्रोच क्या रहेगी एसआरजी के अंदर? पहले तो मैं आपको ये मॉड्यूल दूंगा, ठीक है ना, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है, क्वेश्चन बैंक खत्म होता है, कंसेप्चुअल एडवांस टेस्ट से पहले एसआरजी रहेगा। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन बैंक खत्म होता है, आपका एसआरजी क्लास का अलग से आप देखोगे, आपके जो लाइव सेक्शन है उसके अंदर एसआरजी का एक अलग ही कोर्स बना हुआ है, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ चैप्टर हम ये एसआरजी रखेंगे। अब सपोज करो जैसे आपका काइनेमेटिक्स खत्म हुआ, काइनेमेटिक्स खत्म होते ही टेस्ट से पहले की बात है, मैंने आपको ये मॉड्यूल दिया, ठीक है ना, आपको 2 दिन का टाइम दिया, ठीक है, कि बेटा एक काम करो, अब 2 दिन है तुम्हारे पास, बहुत तुमने 3-3.5 घंटे पढ़ लिया, अब दिमाग लगाओ, इन 40-50 क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और जैसा मैंने बताया HOTP लेवल के प्रॉब्लम जो रहेंगे उनमें 5 से 10 मिनट से ज्यादा प्रॉब्लम आपको टाइम नहीं देना, ठीक है ना। आपने इसको सॉल्व किया, अब इसकी क्लास रहेगी, 1 क्लास 2 क्लास डिपेंड। इस क्लास के अंदर इंटरैक्टिव क्लास होगी। हम एक एक प्रॉब्लम, जैसे मान लो 40 क्वेश्चंस है, तो डे 1 पे मैंने 20 उठाए, अगले दिन फिर मैंने 20 उठाए। खाली प्रॉब्लम नहीं होंगे, इन प्रॉब्लम के अंदर में आपको अप्रोच डेवलप करना, इन प्रॉब्लम के अंदर में आपको टेक्निक्स बनाना, इन प्रॉब्लम के अंदर थिंकिंग लेवल डेवलप करना। ये बोलने से नहीं, आप क्लास होते हुए देखोगे तब आपको फील आएगी। तो इस क्लास के अंदर आपके सारे के सारे जो मेंटल एबिलिटी वाले काम होते हैं वो मैं आपके साथ कवर करूंगा, और ये क्लास आपकी पूरी तरीके से इंटरैक्टिव रहेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 उठाया, तो मैं आपसे पूछूंगा यार प्रॉब्लम नंबर 1 का, ठीक है ना, तुम लोगों ने क्या अप्रोच लगाया? कईयों से हुआ होगा, कईयों से नहीं हुआ होगा। फिर आप मेरी अप्रोच देखोगे, ठीक है ना। अब मेरी अप्रोच देखने के बाद ऑब्वियसली आपसे थोड़ी सी डिफरेंट ही होगी, या हो सकता है आप जैसी ही हो। मेरी अप्रोच देखने के बाद अब आप अपनी अप्रोच को वहां करेक्ट करोगे। अच्छा सर, हम यहां तक तो सोच रहे थे, पर यहां पे इस पॉइंट पर हम नहीं पहुंच पाए, लेवल 2 पर हम नहीं पहुंच पाए, मेरी ये कमी रह गई, मैं अगले प्रॉब्लम में इसको सुधार लूंगा। तो डे बाय डे, चैप्टर बाय चैप्टर आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और जहां ये होना शुरू हो जाती है, यकीन मानो स्टूडेंट को फिजिक्स बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है। वो इस लेवल पर पहुंच जाता है कि पेपर उसका कैसा भी हो वो क्रैक करके आ जाएगा। ये नेक्स्ट लेवल रहेगा एसआरजी आपके लिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हम कोई 10-15-20 हजार प्रॉब्लम नहीं, हम क्वांटिटी पर फोकस नहीं करेंगे, हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो क्वालिटी के ऊपर आप फोकस करोगे, जो मैं आपको दूंगा, जो मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड होगी, ठीक है ना, और उस क्वालिटी से मैं आपकी मेंटल एबिलिटी डेवलप करूंगा। तो ये पूरी इंटरैक्टिव रहेगी और इसमें आपकी थ्रू आउट मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी। तो आपको समझ आ गया पूरा का पूरा एसआरजी बैच का गेम, कि लेक्चर के एंड पर आप नेक्स्ट लेवल पर उठ करके चले जाओगे। फिर जब आप एम्स लेवल का टेस्ट दोगे ना, मजा आएगा, ठीक है ना, फिर मजा आएगा और फिर तबाही मचेगी, फिर मजा आएगा। पहले ये बताओ क्लियर हो गया? मैं तो एक्साइटेड हूं, सुपर एक्साइटेड, कि आपकी पहली एसआरजी क्लास लूं और आपको मतलब धुआं धुआं उड़ा दिया जाए। हाँ जी, कैसा जोश है? ठीक है, हर एसआरजी क्लास अटेंड करनी। अच्छा, जो बच्चे पाथ फॉलो करके नहीं है, डीपीपी छोड़ दी, क्वेश्चन बैंक छोड़ दिया, प्रॉपर लेक्चर की प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है ना भाई, तुम इस क्लास में नहीं टिक पाओगे। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, इस क्लास में आप नहीं टिक पाओगे, और अगर आप खाली डायरेक्ट यहां पर भी आ गए तो भी आप नीट में नहीं निकल पाओगे ठीक है ना। ये भी बड़ी मजे की बात है। कई क्या होते हैं, 1.5 से आने होते हैं, हम तो खाली एसआरजी कर लेते हैं जी, रैंक के लिए हम रैंक ले। अबे रैंक आएगी पहले पूरा पाथ फॉलो करने से। तुम फॉर्मूला लगाने में अटक जाओगे, तुम प्रैक्टिस वाले जहां देखो, बहुत सारे बच्चों का मैं एक बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, कई होशियार भी आ जाते हैं, ओवर होशियार भी आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, हम तो जी टफ टफ प्रॉब्लम लगा लेते हैं,
जानते हो वो कहाँ अटकते हैं? वो टफ प्रॉब्लम तो कर लेते हैं क्योंकि टफ कैलकुलेटिव नहीं होते, टफ बस सोचना है, क्रैक करना है, कर लिए। बट जहां उनको कैलकुलेटिव प्रॉब्लम आते हैं ना, वहां उनकी आदत हालत पतली हो जाती है क्योंकि उनको आदत नहीं होती उसको करने की। तो वो जनरली छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के अंदर, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम के अंदर अटक जाते हैं। इसलिए राइट पाथ फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर रैंक लानी है तो रैंक खाली इससे भी नहीं आएगी और रैंक खाली पिछले से भी नहीं आएगी। इन दोनों को मिक्स करोगे तब आप AIR 1 to 100 के बीच में टिकोगे, तब आप एम्स दिल्ली को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब डर तो लग रहा होगा कि सर इतना सारा कुछ है। ठीक है, ये तो मॉन्स्टर बहुत बड़ा है और तैयारी भी, मतलब रास्ता तो बढ़िया सा लग रहा है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली ये समझ नहीं आ रहा कि सर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो यकीन मानो करोगे। ठीक है, यकीन मानो करोगे। मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगा, ठीक है ना, बच्चे की तरह। ठीक है, जैसे पेरेंट्स नहीं होते आपकी उंगली पकड़ करके चलते थे जब छोटे छोटे थे, आपका हाथ पकड़ के चलूंगा। 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर तक आपको ये भरोसा दिला दूंगा आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो पहली स्टेप ही आपकी राइट स्टेप है, आप करोगे। ठीक है ना, डरो बिल्कुल मत। मॉन्स्टर से डरना कभी नहीं है, मॉन्स्टर की कमजोरी होती है और उसकी कमजोरी यही है, नॉलेज, पेशेंस और मेंटल टफनेस। तुमने एक बार स्ट्रांग कर ली ना, तो ये फिजिक्स नाम का राक्षस तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा। ठीक है, ये फिजिक्स नाम का राक्षस तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा, मैं यकीन के साथ कहता हूं। बस तुम्हें थोड़ा 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 करके मेरे साथ चलना है। तो ये आपका फुल एंड फाइनल, ठीक है ना, फुल एंड फाइनल ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस का सेशन रहेगा। क्या आपको पूरी की पूरी अप्रोच क्लियर होगी? आपके डाउट कहां पे डिस्कस होंगे, आपको कैसे डिस्कस करने हैं, सारी चीजें क्लियर होगी। टेस्ट के कितने अटेम्प्ट होंगे, टेस्ट सेम डे में, हाँ इसको भी मैं क्लियर कर दूं। टेस्ट के 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक अटैम्प्ट आप चैप्टर के टाइम पर दोगे, मतलब जैसे आपने काइनेमेटिक्स खत्म किया, मैं आपको SRG बैच की क्लास खत्म करी, फिर मैं आपको बोलूंगा अब टेस्ट दे दो, ठीक है ना, उस दिन आप टेस्ट दे देना। शेड्यूल आपका टेस्ट का आ ही जाएगा, ठीक है ना, आप शेड्यूल के हिसाब से भी दे सकते हो। दूसरी चीज़, टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट वगैरह शो हो ही जाएगा। आपको टेस्ट में वीडियो सॉल्यूशन सही आप वहाँ पर देख सकते हो, बट फिर भी कोई अप्रोच पूछनी है ना, वो मेरे से भी पूछ सकते हो, उसकी मनाही नहीं है। तो ये टेस्ट देने का आपका तरीका रहेगा। और क्या पूछा था, और क्या पूछा था आपने? हाँ, दोनों टेस्ट सेम डे में नहीं है, शेड्यूल के हिसाब से कुछ गैप है दोनों टेस्ट के बीच में, तो आप उस शेड्यूल के हिसाब से उस टेस्ट को दे सकते हो। अब 3 अटैम्प्ट्स कैसे यूटिलाइज करने हैं, एक अटैम्प्ट तो आपने अभी दे लिया, फिर दूसरा अटैम्प्ट क्या होगा, जब आप टेस्ट का शेड्यूल देखोगे, जैसे मान लो मैंने कंप्लीट किया काइनेमेटिक्स से लेकर के रोटेशन तक, तो जैसे ही रोटेशन कंप्लीट होगा आप एक रिवीजन टेस्ट दोगे। उस रिवीजन टेस्ट को देने के बाद फिर से आप जो आप सेकंड यूटिलाइजेशन करोगे अपने अटैम्प्ट का, उस टाइम पे आपको करना है। तीसरा यूटिलाइजेशन जब आप फाइनल लेवल का प्रिपरेशन कर रहे होगे, उस टाइम पर आपको करना है। तो ये 3 यूटिलाइजेशन होंगे आपके अटैम्प्ट के, जो आपको प्रॉपरली करने हैं। एक चीज और जो मैं बता दूं और क्लियर कर दूं, ठीक है ना, वो जरूरी है। सर प्लानर हालांकि मैंने आपको दे ही रखा है, बट प्लानर हमारा कैसा रहेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग भी बहुत जरूरी है। तो अब ऑब्वियसली क्लास हम कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 4 जून से आप पकड़ करके चलो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग बेसिक से ही होगी, ठीक है ना, बट इसके अंदर हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। आप इसमें भी देखोगे कई ऐसी चीजें आएंगी जो आपको नहीं पता होंगी, ठीक है ना, आपको वो प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। नेक्स्ट, स्टार्ट करते हुए हम लोग फर्स्ट हाफ 11th का खत्म करेंगे, जो मेरा यूजुअली रहता है। इसको खत्म किए बिना मैं कभी इस पे जाता ही नहीं, क्योंकि रीजन बीइंग कि आपके ये 11th के टॉपिक 12 से कनेक्टेड है, आपको समझ नहीं आएगी। और मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ, आप मेरे से पढ़े हुए हो नहीं पढ़े हुए हो, डजेंट मैटर, आपको इसी ऑर्डर में हमेशा स्टार्ट करना है, फ्रेश तरीके से। फिर 12th का आपका ये सेक्शन रहेगा, आपका ये पूरा का पूरा प्लानर आपके कोर्स में गिवन है। फिर आपका ये 11th का सेकंड पोर्शन रहेगा और लास्ट में 12th का। हम लोग कोर्स खत्म कर लेंगे। वैसे मेरी टेंटेटिव डेट तो 15-20 फरवरी के आसपास आ रही थी, बट आप फरवरी लास्ट पकड़ करके चलो, 2-4-5 दिन ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो फेब लास्ट तक हम कंप्लीट कर लेंगे अपना, जून से स्टार्ट करते हुए। लास्ट ईयर भी मैंने तकरीबन इतने ही टाइम में कवर कर लिया था, मार्च में 6 या 7 तारीख तक, मैंने 6 तारीख मैक्सिमम गई होगी, तो उस तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। इस बार का प्लानर थोड़ा सा अलग बनाया है, फेब लास्ट तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे विद ईच एंड एवरी टेस्ट।
अब उसके बाद क्या होगा, थोड़ा आपका ब्रेक रहेगा, ठीक है ना, ताकि आप अपनी जो भी आपने साल भर चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लो। फिर आपका सक्षम लाइव के अंदर ही पूरा का पूरा एक लाइव रिवीजन प्रोग्राम रहेगा। उस रिवीजन प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने वापस से सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, ये मैं अपने आप ही कराऊंगा आपको। तो 1 मंथ का आपका वो जो क्रैश कोर्स टाइप की चीज़ रहती है, वो क्रैश कोर्स आपका इसके अंदर ही इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें आप सारी चीज़ें वापस से रिवाइज करोगे और फाइनली नीट के दरवाजे तक मैं आपको छोड़ करके आऊँगा। अब वहाँ आपको परफ़ॉर्म करना है, क्योंकि आपने पूरे साल भर मेरे साथ मेहनत करी है। इज़ दैट क्लियर? टेलीग्राम डाउट ग्रुप, हाँ, इसके बारे में बता दूं। आप एनपीके सपोर्ट को, जो मैंने आपको आईडी दी है ना, ये वाली टीम एनपीके सपोर्ट को मैसेज करोगे, विद इन अ डे और 2, 1-2 दिन, कान खोल के सुनना, 1-2 दिन के अंदर आप, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का लोड होगा, एक एक स्टूडेंट को ऐड करना पड़ता है, तो 1-2 दिन का पेशेंस रखना। 1-2 दिन के अंदर, वैसे भी अभी कुछ स्टार्ट तो नहीं हुआ ना, तो 1-2 दिन के अंदर आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे, ठीक है ना। उस ग्रुप के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। टीचर भी रहेगा, डाउट टीचर, मैं भी अवेलेबल रहूंगा, बच्चे भी रहेंगे, आपस में इंटरेक्ट करो, फिर टीचर से पूछो, फिर मेरे पास आओ। समझ आ गई? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना कंपलसरी इसलिए क्योंकि कई सारे नोटिफिकेशंस होते हैं, कई सारे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं, वो मैं वहां पर देते रहता हूं, तो आप जरूर उसको ज्वाइन कर लो, स्किप मत करना, ठीक है। चलो, अब मेरे को ये बताओ, आप कितने रेडी हो। देखो, इस साल वाइट कोट आपको कमाना पड़ेगा। लास्ट ईयर तक तो, या उससे पहले तक तो क्या हो रहा था कि वाइट कोट मिल जा रहा था। कई लोग पेपर लीक करा करके ले रहे थे, कई लोग इजी इजी प्रॉब्लम करके ले रहे थे। तो वाइट कोट इस साल कमाना पड़ेगा आपको। समझ आई? ऐसे नहीं मिलेगा। तो जिस चीज़ के लिए, जिस ड्रीम के लिए आप मेरे पास आए हो, जो आपका वाइट कोट का ड्रीम है, ठीक है ना, जो आपका एम्स दिल्ली का ड्रीम है, वो आपको कमाना पड़ेगा। और कमाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और रोज मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ, मैं तो पूरी तरीके से पम्प्ड अप हूँ, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से, कि कल पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ, आप में से कितने लोग एम्स दिल्ली का टारगेट करके बैठे हो, ठीक है ना। अब आपके कमेंट्स की मेरे को जरूरत है, और कमेंट क्या होना चाहिए? आई एम रेडी टू अर्न माई वाइट कोट। लिखो और मेरे को बताओ, ठीक है ना। आप अपना वाइट कोट कमाना चाहते हो। आई एम रेडी टू अर्न माई वाइट कोट। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने जो आपके लिए सपना देखा है, वो भी भाई आपसे ज्यादा आंखें लगा करके वो लोग देख रहे हैं। टीचर्स आपकी तरफ देख रहे हैं। हर किसी की, मतलब आपके कंधे के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं समझता हूं। उससे ज्यादा हमारे ऊपर है कि हमें आपको सही तरीके से पढ़ाना है। तो हर किसी की उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है, और सबसे ज़्यादा हमें अपने लिए काम करना है कि हमारा दिल अगर एम्स के अंदर है तो हम एम्स के अंदर जा कर के रहेंगे, अपने मम्मी पापा का भी सपना पूरा करेंगे, टीचर को भी एक प्राउड फील कराएंगे, और सबसे ज़्यादा अपने मन के अंदर सेटिस्फेक्शन लाएंगे कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वो पड़ाव पार कर लिया, एक इतना बड़ा पड़ाव पार कर लिया जिससे पूरी लाइफ के अंदर, मतलब मेरे को एनर्जी मिलती रहेगी। फिर चाहे मैं एमबीबीएस करूं, चाहे उसके बाद फिर मैं कोई स्पेशलाइजेशन करूं, अब मेरे ज़िंदगी के अंदर कोई रुकावट नहीं रहेगी। इस लेवल का डेडिकेशन आप सोचते हुए चलना। तो कल की पहली क्लास अपने पेरेंट्स को याद रखना, पूरे साल भर याद रखना, ठीक है ना। जिस भी भगवान को मानते हो उसको याद रखना, और ऐसे काम करना कि दिल से काम करो और वाइट कोट लेकर के ही निकलो। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा, ये शिका कांटेक्ट कर लेना। चलो, कल मिलते हैं। फुल चार्ज रहना, कल पहली क्लास रहेगी आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की। अब मैं आज के सेशन को यहीं एंड करता हूं। मैंने A to Z आपको सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है ना। पूरा मोटिवेशन का आपको तरीका भी दे दिया, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ये भी बता दिया। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।